आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो लिफ्ट के स्थिति में जी के मान में परिवर्तन, है ना। ग्रेविटेशन का ये थर्ड लेक्चर में इसको हम लोग कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ क्या जी इन द कंडीशन ऑफ लिफ्ट, या एलिवेटर कह सकते हैं, लिफ्ट भी बोल सकते हैं या एलिवेटर बोल सकते हैं। मतलब लिफ्ट के स्थिति में जी के मान में परिवर्तन। देखिए हेडिंग आज का यही रहेगा और हम लोग इसमें लगभग 5 कंडीशन देखेंगे। कितने कंडीशन? 5 कंडीशन देखें लिफ्ट के स्थिति में जी के मान में परिवर्तन। देखिए सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा केस फर्स्ट में कहता है कि अगर लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर गति करता है, अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर गति करता है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार या लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का आभासी भार करने का मतलब एपरेंट वेट का मान एक्चुअल वेट से क्या होगा? ज्यादा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण के बाद में क्या होती है? वृद्धि होती है। देखो कहीं भी आपका वेट बढ़ रहा है, इसका कहने का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मतलब अगर लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर गति करता है, स्टेटमेंट लिखिए, अगर लिफ्ट एक त्वरण से त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण मतलब हाँ आप एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकते हैं। अगर लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है, एक त्वरण से ऊपर की ओर गति करता है तो है ना, तो लिफ्ट में रखी वस्तु, तो लिफ्ट में रखी वस्तु, वो रखी वस्तु कोई भी हो सकती है, वो आदमी भी हो सकते हैं ना। लिफ्ट में रखी वस्तु का आभासी भार, कौन सा भार? आभासी भार। आभासी भार इसको बोलते हैं एपरेंट वेट, हम लोग डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। कर सकते हैं आभासी भार। तो लिफ्ट में रखी वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार से, उसके क्या बाबू? वास्तविक भार, उसके वास्तविक भार को हम लोग W से डिनोट करते हैं। वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है। वास्तविक भार से क्या होता है? अधिक प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है भाई? क्योंकि इस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में, स्थिति करने का मतलब हो गया कंडीशन, क्योंकि इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण, इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी जिसको हम लोग बोलते थे, गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब हम लोग इसको फिगर से समझने का प्रयास करेंगे। किससे भाई? फिगर से। देखिए हम लोग पहला कंडीशन लिखे कि अगर लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर गति करता है तो लिफ्ट में रखी वस्तु का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी के बाद में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे देखो हम इसको फिगर से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो ये एलिवेटर है, एलिवेटर या लिफ्ट जो कहो, ये क्या है बाबू? लिफ्ट है। ये क्या है? लिफ्ट है। ठीक है। लिफ्ट में मान लो कि m मास की कोई वस्तु है, m मास की कोई क्या है? वस्तु है। ये m मास की वस्तु है। ठीक है। अब क्या होगा? m मास की वस्तु है तो यहां पर इसका नीचे की ओर लगेगा एक्चुअल वेट, जिसको हम लोग बोलते हैं W बराबर क्या? mg। और नीचे लगेगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन। वो कौन लगाएगा? लिफ्ट का सतह। कौन लगाएगा? लिफ्ट का सतह। और लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर गति है,
लिफ्ट में एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की ओर। मतलब आप देखिए इससे फ्री बॉडी डायग्राम से अगर हम लोग करेंगे, लिफ्ट में एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो वस्तु में भी एक्सेलरेशन किधर रहेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि वस्तु कहां है, लिफ्ट में। तो यहां पर ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स क्या होगा, कम। मतलब हम लोग यहां पे कह सकते हैं, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में n माइनस एम जी बराबर कितना हो जाएगा, एम ए। नेट फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन होता है ना। यहां पर ऊपर की ओर फोर्स वस्तु पर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, एम जी, नीचे की ओर एम जी। तो नेट फोर्स n माइनस एम जी, मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो गया, निगेटिव। तो n माइनस एम जी बराबर क्या हो गया, एम ए। अब इसी से अगर करोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा बताओ, n बराबर हो जाएगा एम जी प्लस कितना, एम ए। वस्तु का एक्चुअल वेट कितना है, एम जी। अब उसमें देखो क्या हुआ, जुट गया। मतलब इस कंडीशन में n का जो वैल्यू हुआ वो क्या हो गया, m इंटू कितना, g प्लस ए। ये n को ही बोलते हैं आभासी भार। n को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में वस्तु का आभासी भार अगर कोई कहेगा तो कितना होगा, n इंटू एन बराबर m इंटू जी प्लस कितना, a। एम जी उसका क्या था, एक्चुअल वेट, m ए जुटा ना भाई। तो आभासी भार में क्या हुआ, वास्तविक भार से क्या हो गया, ज्यादा। बात समझ में आया। मतलब इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि एपरेंट वेट, इसी को बोलते हैं आभासी भार, एपरेंट वेट, इसको एन से डिनोट करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, आभासी भार। ध्यान देगा, पहले समझो हिंदी में क्या बोलते हैं, आभासी। इस कंडीशन में एपरेंट वेट का मान ग्रेटर देन होगा किससे, एक्चुअल वेट से। एक्चुअल मतलब वास्तविक भार से। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक भार। क्या चीज बोलते हैं, वास्तविक भार। और वास्तविक भार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। किससे, एन का मान डब्ल्यू से क्या आएगा, ज्यादा। अब सवाल है ऐसा ज्यादा आता क्यों है, क्योंकि इफेक्टिव जी का मान जी ना लग के जी प्लस ए लगता है। अगर मैं एन को थोड़ा सा ऊपर करके आपको नीचे कर देंगे, अगर मैं एन को, अगर हम लिखते हैं, चूंकि यहां पर एन बराबर क्या हम लोग पर है, एम इंटू जी प्लस कितना, ए। एन ये भी तो आभासी भार है, इसको हम लोग एम जी डैश से डिनोट करते हैं। कैसे, एम जी डैश से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम इंटू जी प्लस कितना, ए। अब सोचो एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, तो जी डैश बराबर अपने को क्या आ गया, जी प्लस ए। मतलब भार में वृद्धि होने का कारण क्या है, भार में वृद्धि होने का कारण है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में ही वृद्धि हो रहा है। गुरुत्वीय त्वरण जी ना लग के जी प्लस ए लग रहा है। मतलब अगर कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर गति करेगा, अगर लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के से ऊपर की ओर गति करेगा तो इफेक्टिव जी का मान जी नहीं लग के जी प्लस ए लगेगा। मतलब 9.8 नहीं लग के 9.8 प्लस 2 मतलब 11.8 लगेगा। बात समझा। तो ये याद रखना कि ऊपर जाने के कंडीशंस में इफेक्टिव जी का मान जी प्लस ए लगता है। क्लियर है। तो जल्दी इसको आप लोग लिखिए थोड़ा सा, हम लोग इसको क्लियर है, दिख रहा है ना, पहला कंडीशन दिख रहा है ना, लिखो। जल्दी करो, पहला कंडीशन मैं आपको बता दिया। पांच कंडीशंस पढ़ने का है ना। अगर लिफ्ट ए तुरंत से ऊपर की ओर गति करता है तो लिफ्ट में रखी वस्तु का आभासी भार मतलब एपरेंट वेट का मान एक्चुअल वेट से ज्यादा। कितना होगा,
तो आभासी भार n का मान m इंटू जी प्लस ए होगा। चलिए लिखे, फिगर सब बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक है क्वेश्चन, देखे क्वेश्चन पूछे भी हुए हैं, यानी कि ए तुरंत से करता तो आभासी भार क्या होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलो देखो दूसरा कंडीशन सेम, फिगर बनाया था, ऊपर कर देना। देखिए दूसरा कंडीशन सेम क्या है, दूसरा कंडीशन मेरा क्या है, केस 2। एक एक केस को हम लोग अच्छे तरीका से वर्णन करेंगे। ये केस 2 में देखिए क्या कर रहा है। अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर, ऊपर जाने की अपेक्षा नीचे की ओर, अगर लिफ्ट ए तुरंत से नीचे की ओर गति करता है तो लिफ्ट में रखी वस्तु का आभासी भार, वास्तविक भार से वास्तविक भार मतलब W से क्या होता है, कब प्रतीत होता है, क्या होता है, कब प्रतीत होता है। क्यों भाई, क्योंकि इस स्थिति में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में, इस कंडीशंस में, क्योंकि इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण के बाद में, क्योंकि इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण के बाद में क्या होती है, कमी होती है। वहां पर वृद्धि होती थी, यहां पर कमी होती है। अब देखिए इसको भी हम लोग फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग जिस तरीका से उसका फिगर बनाए उसी प्रकार से इसका भी हम लोग फिगर बनाते हैं। मान लो ये लिफ्ट है, ये क्या है, लिफ्ट में एक्सेलरेशन, ये लिफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, लिफ्ट में एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की ओर। इसमें मान लो m मास की वस्तु रखा हुआ है, नीचे क्या हो रहा है, mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो यहां पर नीचे वाला फोर्स ना ज्यादा होगा, नीचे की ओर एक्सेलरेशन ए है, तो ये फोर्स का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ये क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, mg माइनस कितना n बराबर कितना, ma, mg माइनस l बराबर कितना, ma। अगर इसमें n बराबर कहिएगा, n बराबर तो कितना हो जाएगा बताओ, ये इधर जाएगा तो mg अब माइनस कितना, ma। उसमें ये मेरा एक्चुअल वेट था, ये मेरा क्या था, एक्चुअल वेट, जिसको हम लोग W बोलते हैं, किसके बराबर, mg के बराबर। तो mg में से कब गया ना, अब कोई कहेगा कितना कमा, तो n बराबर हो गया m इंटू जी माइनस कितना, a, m इंटू जी माइनस a। समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस कंडीशन में एपरेंट वेट करने का मतलब हो गया आभासी भार। एपरेंट वेट का मान कब होगा, किससे, एक्चुअल वेट से। किससे बाबू, एक्चुअल वेट से।
एक्चुअल वेट कहने का मतलब W से N का मान कम जाएगा, है ना। ये वास्तविक भार, एक्चुअल वेट कहने का मतलब वास्तविक भार। और ऐसा हम लोग फील भी करते हैं, नहीं करते हैं। ये क्या हो गया, आभासी भार। ये क्या हो गया, आभासी भार। हम लोग ऐसा फील भी करते हैं, नहीं करते हैं। आप लिफ्ट में कभी चढ़े होंगे तो आप देखते होंगे कि अगर लिफ्ट ए तुरंत से ऊपर की ओर गति करता है तो लगता है कि आप लिफ्ट के सरफेस को अधिक फोर्स से दबा रहे हैं, आनंद आता है आपको। और जैसे नीचे की ओर लगता है तो लगता है अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस होता है या नहीं होता। तारा माचिस वाला झूला झूला होगा, ऐसे झूला होगा ना। जब वो झूला ऊपर की ओर जाता है तो बड़ा आनंद आता है, लगता है ओह ये कहां आ गए हम, नहीं। और जैसे नीचे आने लगता है तो लगता है, आंख मूंद लेता है कि कब फेंका जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो आप जहां पर आप बैठे रहते हैं उसके सरफेस को अधिक फोर्स से दबाते हैं, तो आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती, लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही नीचे की ओर जाते हैं तो आप सरफेस को, आपका अपरेंट वेट जो होता है एक्चुअल वेट से कम जाता है, सरफेस को कम फोर्स से दबाते, लगता है फेंका जाएंगे, अब फेंका जाएंगे, नहीं समझते है ना। तो कहने का मतलब यही होता है। इस कंडीशन में इफेक्टिव जी का मान जी नहीं काम करके जी माइनस ए काम करता है। यहां पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, चूंकि एन बराबर क्या था बताओ, एफ जी माइनस कितना ए। अगर एन को हम लोग एफ जी डैश कर दे, क्या कर दे, एफ जी डैश, तो एम इंटू जी माइनस कितना ए। एम से एम क्या हो गया, कैंसिल। इस कंडीशन में जी डैश का मान क्या लगता है, जी माइनस ए लगता है। इस कंडीशन में जी डैश का मान क्या हो गया, अच्छा अच्छा, अरे भाई सेलेक्ट नहीं होता है ना, चलिए ठीक है। इस कंडीशन में है ना, जी डैश का मान जी नहीं लग के क्या लगता है, जी माइनस ए लगता है। कब, नीचे के कंडीशन में, ये ध्यान रखिए। अगर लिफ्ट ए तुरंत से ऊपर की ओर गति करेगा तो इफेक्टिव जी का मान, जी डैश बोले थे प्रीवियस क्लास में भी, जी डैश मतलब इफेक्टिव जी, प्रभावित जी। जी डैश का मान क्या होता है, जी प्लस ए, लेकिन नीचे की ओर करेगा तो जी माइनस ए। ठीक है, चलिए अब तीसरा कंडीशन आपका कहता है, तीसरा कंडीशन कहता है कि अगर लिफ्ट में किसी प्रकार का त्वरण ना हो, ऐसा हो सकता है, अगर लिफ्ट में है ना त्वरण का मान क्या हो, शून्य हो, मतलब अगर लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जाए अथवा नीचे आए, ऐसा हो सकता है, कोई एक्सेलरेशन ना हो। चलिए अगला कंडीशन हम लोग केस टू, केस टू समझ गए अच्छे से, हर एक कंडीशन को आप समझते जाइए, है ना। देखिए केस थर्ड में कहता है, केस थर्ड, केस थर्ड कहता है क्या, अगर अगर लिफ्ट में त्वरण का मान क्या हो, शून्य, मतलब किसी प्रकार का त्वरण ना हो। अगर लिफ्ट में त्वरण का मान, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन का मान क्या हो, शून्य हो। अगर लिफ्ट में त्वरण का मान शून्य हो, है ना, अर्थात इसका कहने का मतलब अगर लिफ्ट नियत वेग से, अगर लिफ्ट नियत वेग से, नियत समझ रहे ना, अगर लिफ्ट नियत वेग से, एक्सेलरेशन का मान जीरो कब हो सकता है, जब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। अगर लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जाए अथवा नीचे आए, ऊपर जाए अथवा क्या हो, नीचे आए, दोनों कंडीशन, नीचे आए, दोनों स्थिति में है ना, ऊपर जाए अथवा नीचे आए, दोनों स्थिति में है ना, लिफ्ट में रखी वस्तु का आभासी भार, लिफ्ट में रखी वस्तु का आभासी भार कहने का मतलब है ना अपरेंट वेट, आभासी भार वास्तविक भार के क्या होगा, बराबर होगा। आभासी भार वास्तविक भार
मतलब W के क्या होगा, बराबर, वास्तविक भार के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इस स्थिति में, क्योंकि इस कंडीशंस में, क्योंकि इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण के मान में, किसमें बाबू, क्योंकि इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी कहते हैं, क्योंकि इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण के मान में, गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होता है, हाँ, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं। अब गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसके भार में भी कोई परिवर्तन नहीं। देखो, इसको हम लोग फिगर से दिखाने का प्रयास करते हैं। क्लियर? देखिए भाई, ये मान लो लिफ्ट है, लिफ्ट मतलब एलिवेटर। चलिए भाई, ये लिफ्ट हो गया, ये लिफ्ट, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन का मान क्या है, 0 है। उससे ऊपर आए अथवा नीचे आए, यहां पर ए का वैल्यू क्या है, 0। ए का वैल्यू 0 मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। क्या है बाबू, कांस्टेंट। एम मास की वस्तु इसमें लिफ्ट में रखा हुआ है, नीचे की ओर क्या लगेगा, एक्चुअल वेट, जिसको हम लोग एफजी कहते हैं, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। अब कोई देखो, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, 0 है, तो चूंकि n माइनस एम जी बराबर क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई 0। नेट फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। ऊपर के डायरेक्शन, इसको n माइनस एम जी, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो नीचे ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, n का मान mg के क्या हो गया, बराबर। इसमें n का मान mg के बराबर हो गया। मतलब यहां पर एपरेंट वेट जो कहते हैं, एपरेंट वेट जो कहते हैं, एपरेंट वेट कहने का मतलब आभासी भार, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, वो बराबर हो गया किसके, एक्चुअल वेट के। किसके बाबू, एक्चुअल वेट के। एक्चुअल वेट मतलब वास्तविक भार के, नहीं बराबर हुआ। ये जो यहां पर आभासी भार था, आभासी भार था, वो बराबर हो गया किसके, वास्तविक भार के। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इस कंडीशन में जी के मान में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। अगर मैं यहां पर, चूंकि n बराबर कितना था, mg, n को हम लोग mg डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं, mg डैश बराबर ma, तो m से m क्या हो गया, कैंसिल। तो g डैश का मान, सॉरी, जी होगा, क्या होगा, हाँ, ये mg होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस कंडीशंस में जी डैश का मान जो आया, जी डैश का जो मान आया वो किसके बराबर आया, जी के बराबर आ गया। मतलब प्रभावित जी का मान जो है जी के बराबर हो गया। मतलब जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए, 3 कंडीशन पढ़ लिए आप लोग। अब देखिए क्या कहता है, चौथा कंडीशन बोलता है, यूट्यूब पे नहीं चल रहा लेकिन इस पे वीडियो चल रहा है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन वीडियो एप्लीकेशन पे चल रहा है। मतलब जहां है वहां रुक जाता है, लेकिन कभी कभी चल नहीं लगता। आगे बढ़े, केस नंबर 4। 3 कंडीशन पढ़े ना। जब लिफ्ट ए तुरंत से ऊपर की ओर जाएगा तो लिफ्ट में रखी वस्तु का आभासी भार वास्तविक भार से ज्यादा प्रतीत होगा। एन का मान ग्रेटर एन होगा किससे, डब्ल्यू से। एन होगा कितने बराबर, एम इंटू जी प्लस ए। सही है। जब नीचे की ओर होगा तो आभासी भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा, है ना। एन का मान एम इंटू जी माइनस ए। और जब लिफ्ट में किसी प्रकार का त्वरण नहीं होगा, अर्थात लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जाएगा अथवा नीचे आएगा, तो एन का मान एम जी के बराबर होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इफेक्टिव जी का मान, है ना, जी का मान जी के बराबर होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला कंडीशन हम लोग लिखते हैं।
अगला कंडीशन केस 4। 5 गो कंडीशन है, आप पांचों कंडीशन को आप बढ़िया से समझ जाओ। केस 4 क्या कहता है? कहता जब लिफ्ट की रस्सी, रस्सी मतलब स्ट्रिंग, अरे लिफ्ट में क्या होता है, एगो कंटेनर होता है और लोहा के रस्सी से बंधा रहता है, पैर ऊपर नीचे जाता है। कहता लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए तो क्या होगा? अगर लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए, उस कंडीशन में लिफ्ट में रखी वस्तु का आभासी भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे लिफ्ट का रस्सी टूटेगा तो वो लिफ्ट जो है फ्री फॉल गिरने लगेगा, स्वतंत्र रूप से वो नीचे गिरने लगेगा। और मैं बताया था कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी भी वस्तु में तुरंत का मान घूमते तुरंत के मान के बराबर होता है। वहां पर ए का मान जी के बराबर हो जाएगा। जैसे ए का मान जी के बराबर हो जाएगा तो आभासी भार उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप ही को ऊपर से इसे फेंक देंगे, फ्री फॉल गिरा देंगे, तो गिरते समय आपका आभासी भार क्या होगा? 0। आपका कोई बैठ ही नहीं होगा, लगेगा हवा उड़ रहे। बात समझ में आया कुछ? है। तो कहता है चौथा कंडीशन कि अगर लिफ्ट की रस्सी, अगर लिफ्ट की रस्सी, रस्सी मतलब समझता है ना, स्ट्रिंग, रस्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। अगर लिफ्ट की रस्सी अचानक, अचानक इमीडिएटली, है ना, अचानक टूट जाए, अचानक टूट जाए तो क्या होगा? तो लिफ्ट में, तो लिफ्ट में रखी, तो लिफ्ट में रखी वस्तु का, तो लिफ्ट में रखी वस्तु का आभासी भार, तो लिफ्ट में रखी वस्तु का आभासी भार मतलब अपरेंट वेट कहते हैं, आभासी भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। लिफ्ट में रखी वस्तु का आभासी भार शून्य हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस स्थिति में, क्योंकि इस स्थिति में, क्योंकि इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान, क्योंकि इस स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, इफेक्टिव प्रभावित गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। क्योंकि इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। क्योंकि इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है। सारा कहानी जी पर है। जैसे देखो, मैं इसको फिगर बना के आपको मैं दिखाता, फिगर बना। देखिए, मान लेते हैं हम लोग यहां पे, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये है ना, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, एलिवेटर है, ठीक है। ये m मास की वस्तु लिफ्ट में रखी हुई, लिफ्ट में m मास की वस्तु रखी हुई। नीचे की ओर फोर्स क्या लगेगा? mg। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। समझिएगा ध्यान। लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट गई, यही मेरा लिफ्ट था, ये क्या था? लिफ्ट। रस्सी टूट गया तो वो नीचे की ओर गिरेगा, गिरेगा तो उसमें ए का मान जी के क्या हो जाएगा? बराबर। क्योंकि मुक्त रूप से गिरती हुई किसी भी वस्तु में तुरंत का मान घूमते तुरंत के मान के बराबर। नीचे की ओर आया तो ये फोर्स ज्यादा है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एम जी माइनस एन बराबर क्या होता है? एम ए। मतलब यहां पर अगर एन बराबर कहिएगा तो एम जी माइनस कितना? एम ए। और संयोग से ए का मान भी जी के बराबर है, तो ए का मान जी के बराबर है तो एम जी माइनस कितना? एम जी कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। मतलब अपरेंट वेट का मान क्या आ गया? 0। मतलब इस कंडीशन में कह सकते हैं अपरेंट वेट का मान जो होगा, अपरेंट वेट मतलब आभासी भार जिसको हम लोग कहते थे, अपरेंट वेट का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में आभासी भार जो होगा, इस कंडीशन में आभासी भार का मान 0। क्या ऐसा? देखो, चूंकि n बराबर हम लोग 0 है, n को हम लोग क्या डिनोट करते आ रहे हैं? एम जी डैश से बराबर 0। तो बताओ जी डैश बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस कंडीशन में प्रभावित जी का मान क्या हो रहा है? 0। कब? जब लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए। हो गया?
क्लियर है? एक और कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि जब लिफ्ट में त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक हो, जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण के मान के अधिक त्वरण से नीचे की ओर आता, तब क्या होगा? सुनिए, आगे बढ़े इसको। कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5 देखिए, कंडीशन नंबर 5, केस 5। 5 को कंडीशन में लिखा रहा हूं, पांचों को ध्यान में रखना, पूछेंगे हम अगले क्लास। कहता कि अगर लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मतलब कितना? जी। गुरुत्वीय त्वरण मतलब कितना? जी। अगर लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण, अगर लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से नीचे की ओर गति करता, नीचे की ओर गति करता, नीचे की ओर गति करता, तो इस स्थिति में आप कह सकते करता हो, तो लिफ्ट में रखी वस्तु, तो लिफ्ट में रखी वस्तु, तो लिफ्ट में रखी वस्तु, वस्तु, तो लिफ्ट में रखी वस्तु लिफ्ट के निचली सतह, लिफ्ट के निचली सतह, निचली सतह मतलब लोअर सरफेस, लिफ्ट के निचली सतह को छोड़कर, लिफ्ट के निचली सतह को छोड़कर ऊपरी सतह से, है ना, ऊपरी सतह से जा अटकेगी, से जा अटकेगी। बात समझे? मतलब यहां पर एपरेंट वेट का मान निगेटिव हो जाता है, एपरेंट वेट का मान क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। देखो क्या होता है, कहता है क्या, ये कंडीशन मेरा कहता है क्या, जैसे मान लो ये लिफ्ट है, ये एलिवेटर है, ठीक है, इसमें एम मास की वस्तु है, ये लिफ्ट का लोअर सरफेस हो गया, नीचे की ओर फोर्स क्या लग गया? W बराबर कितना? mg। ऊपर क्या लगा? नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान दे, अगर लिफ्ट में त्वरण का मान A का मान G से ज्यादा हो, यही लिफ्ट है, ये क्या है बाबू? लिफ्ट। अगर लिफ्ट में त्वरण का मान G के से क्या हो? ज्यादा, उससे नीचे आ रहा हो, थ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, क्या हो जाएगा? mg माइनस n बराबर कितना? ma। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, n बराबर आ जाएगा कितना? mg माइनस कितना? ma। यहां पर चूंकि a का मान g से क्या है? ज्यादा है, a का मान g से, तो a का मान g से ज्यादा है, तो ma का मान mg से क्या होगा? ज्यादा, और ma का मान mg से ज्यादा होगा, तो नाउ हेलो n का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव। एपरेंट वेट निगेटिव हो जाएगा। एपरेंट वेट निगेटिव का मतलब समझते हैं? आभासी भार मतलब आभासी भार कौन लगा रहा था? सरफेस। कौन लगा रहा था? तो सरफेस कोई फोर्स न लगाएगा, तो ये क्या करेगा? ये वस्तु ऊपर जाके अटक जाएगा, ये वस्तु नीचे नहीं रहेगा, कहां जाके अटक जाएगा? ऊपर जाके अटक जाएगा, ये वस्तु यहां पे चलाएगा, ये यहां पर आके अटक जाएगा। अगर लिफ्ट का अपर सरफेस खुला है तो फेंका जाएगा, ऐसा थोड़ा कि ऊपर आसमान में उछलते चल जाएगा। वो लिफ्ट के निचली सतह को क्या करेगा? छोड़ देगा। कब? जब लिफ्ट में त्वरण का मान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मान से ज्यादा, मतलब अगर कोई लिफ्ट 9.8 से ज्यादा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर करेगा ना, तो तुम लिफ्ट के निचली सतह को छोड़ के ऊपर जाकर अटक जाएगा, उतना अगर एक्सेलरेशन दे देगा तो। ये 5 कंडीशंस में आपको बताया। इस कंडीशंस में एपरेंट वेट का मान क्या होता है? निगेटिव होता है।
चलिए हो गया। पांचों कंडीशन याद रहेगा आप लोगों को? बोलता ही नहीं है, कर लेंगे नहीं, याद रहना चाहिए ये पांचों कंडीशंस। ये पांचों कंडीशन याद रहेगा ना? अला शॉर्टकट में दिखा दे कंडीशन। अगर ए ऊपर जाएगा तो इफेक्टिव जी का मान जी प्लस ए। मतलब देखो हम शॉर्टकट में आपको रिवीजन के लिए थोड़ा सा हम कर देते हैं। शॉर्टकट में देखो हम लोग आपको रिवीजन के लिए कर देते हैं। रिवीजन के लिए हम लोग कह सकते क्या क्या पढ़े। हेल्थ इस प्रकार 5 कंडीशन हम लोग पढ़े। पहला कंडीशन जो हम लोग पढ़े कि इफेक्टिव जी का मान जी प्लस ए होगा। कब? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा। ए तुरंत कितना तुरंत से? हाँ, जब लिफ्ट में तुरंत कितना रहेगा? ए। क्लियर? तो जी प्लस कितना? ए। दूसरा बोले इफेक्टिव जी का मान जी माइनस ए होगा। कब होगा? जब लिफ्ट नीचे की ओर ए तुरंत से जाएगा। तीसरा कंडीशन हम लोग पढ़े इफेक्टिव जी का मान जी के बराबर होगा। कब? जब वो ऊपर जाए अथवा नीचे आए एक्सेलरेशन का मान 0 हो। एक्सेलरेशन का मान 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। यही ना पढ़े हम लोग। और चौथा कंडीशन हम लोग पढ़े इफेक्टिव जी का मान 0 हो जाएगा। कब? जब लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाएगी। तो लिफ्ट की रस्सी टूटेगी तो नीचे की ओर आ जाएगा और मतलब ए का मान जी के बराबर होगा। और पांचवा कंडीशन यहां पर इफेक्टिव जी कहीं एक तरह से निगेटिव हो जाएगा। एन निगेटिव मतलब इफेक्टिव जी निगेटिव होगा। कब? जब वो नीचे की ओर ए ग्रेटर देन जी से आएगा। ए ग्रेटर देन, जैसे जैसे जी होगा उसमें आप एम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आभासी भार हो जाएगा। अरे एम से मल्टीप्लाई कर देगा तो आभासी भार नहीं हो जाएगा? बात समझ में आया? ये पांचों कंडीशन आप ध्यान में रखिए। एक एक कंडीशंस को हम अच्छी तरीका से आपको समझा, याद रहेगा ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अभिकेंद्री बल किसको कहते हैं? कौन सा बल? अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं, अभिकेंद्री बल क्या है, समझिए। कहता जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, वृत्ताकार मार्ग मतलब सर्कुलर पाथ, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर, किधर? केंद्र की ओर, सेंटर की ओर एक प्रकार का बल कार्य करता है जो उस वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक होता है। यह भी समझिए, अगर किसी वस्तु को सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए जितना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अगर उतना नहीं मिलेगा तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे चल नहीं। समझ गया ना? लिखिए, पहले डिप्रेशन लिखते हैं। लिखिए कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग मतलब सर्कुलर पाथ कह सकते हैं, पाथ, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर, कहा बाबू? केंद्र, केंद्र मतलब सेंटर,
केंद्र की ओर एक प्रकार का केंद्र की ओर एक प्रकार का बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, एक्ट करता है, कार्य करता है, जो उस वस्तु को जो उस वस्तु को जो उस वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर जो उस वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए या गति करने के लिए चलने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, चलने के लिए आवश्यक चलने के लिए आवश्यक होता है क्या कहलाता है, अभिकेंद्री बल कहलाता है, अभिकेंद्री बल कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, अभिकेंद्री बल कहलाता है। जैसे देखो क्या लिखे, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो उस वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक होता है, अभिकेंद्री बल कहलाता है। जैसे आप मान के चलो, अगर एम मास की वस्तु, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, देखो मान लिया जाए ये सर्कुलर पाथ है, क्या है, सर्कुलर पाथ, और यहां पर एम मास की वस्तु, ये मान लो एम मास की वस्तु गति कर रहा है, कितना से, v वेलोसिटी, ये सेंटर के अबाउट एक प्रकार का फोर्स काम करेगा, क्या करेगा, फोर्स काम करेगा, सेंटर के अबाउट एक प्रकार का फोर्स काम करेगा, जो इस वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए क्या होगा, आवश्यक होगा। जितना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए अगर नहीं लगेगा तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल पाएगी। अब फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। हम लोग मान लेते हैं, माना कि एम मास की वस्तु, माना कि एम मास तो लिखिए, लिखिए मास मतलब क्या, द्रव्यमान, माना कि एम द्रव्यमान, माना कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु आर त्रिज्या, कितना त्रिज्या, आर त्रिज्या, माना कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु, ये त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कितना, आर, ये त्रिज्या कितना मान लेते हैं, आर, उस पर फोर्स लग रहा है। माना कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर भी वेग से, कितना वेग से, भी वेग से गति कर रही है, भी वेग से गति कर रही है, क्लियर। तो फोर्स कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्री त्वरण। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए का मान जो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए का जो वैल्यू होता है वो v² बटे r होता है, कितना आता है, v²। इसको बोलते हैं अभिकेंद्री, हिंदी में बोलेंगे इसको अभिकेंद्री क्या चीज, त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण। कुछ बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये v² बटे r कैसे आया, तो इसका वेक्टर प्रूफ है बाबू, हम ऐसा नहीं करें कि नहीं है, लेकिन उसकी यहां पर हम कोई जरूरत महसूस नहीं कर रहे। आप याद रखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v² बटे r। तो इसलिए अगर आपसे कोई बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेगा, फोर्स मतलब F, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, ध्यान देगा, अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F बराबर हम लोग क्या पढ़े, MA, मतलब हो गया mv², बटे कितना, R, बटे कितना, R, इसको भी कैपिटल R ही रखो, कैपिटल R ने माना है त्रिज्या, mv² बटे R। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का मान किस पे निर्भर किया, पहला नंबर मास पे, दूसरा नंबर वेलोसिटी के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और तीसरा नंबर त्रिज्या से। अब सुनो,
आप बचपन में क्या किए होंगे, मैं एक चीजों को बता रहा हूं, थोड़ा सा नीचे कर देते, दिखाई पड़ेगा। बचपन में आप किसी धागे में पत्थर के टुकड़े को बांधकर इस प्रकार से नचाए होंगे, ये हो गया ना। अरे करता क्या होगा ना, क्या होता था सोचो, अगर हम अपनी वेलोसिटी को स्पीड रखे तब तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता था, लेकिन थोड़ा सा स्पीड कम कर दिए तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के लिए, घूमने के लिए जितना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था उसको मिलेगा तभी वो कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। इसकी और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसका और भी एग्जांपल क्या है। बहुत कुआं में देखा होगा गाड़ी को चलाते हुए, नामे है बहुत कुआं, स्कूटर चलाता है नहीं जाता है, देखा ना, बहुत कुआं में गाड़ी को चलाता है, वहां भी सर्कुलर पाथ को वो फॉलो करता है। आप देखे होंगे कि जब वो टॉप पे रहता है, टॉप प्लस सबसे ऊपर रहता है, तो उसकी स्पीड बहुत रहती है। आपको लगता है पाठ है, कितना स्पीड वो गाड़ी चला रहा है। उसकी गाड़ी स्पीड चलाना वहां पर उसकी मजबूरी है। कहिए कि 10 के स्पीड से तो ऊपर में घुमा दो, चलाएगा नीचे। समझ में आ गया। आप देखते होंगे कभी, अगर बहुत कुआं देखे होंगे और गौर से देखे होंगे, तो सबसे पहले वो मोटरसाइकिल वाला क्या करता है कि नीचे ही 2-3 राउंड पर मारेगा, उसके बाद धीरे धीरे चढ़ाएगा। जैसे जैसे वो चढ़ाएगा उसका एक्सीलरेटर और बढ़ते जाएगा, स्पीड और बढ़ते जाएगा। जब वो ऊपर एकदम चल जाता है आपके करीब, जो आप छूने का प्रयास करते हैं, उस समय उसकी वेलोसिटी और ज्यादा रहता है। वहां पर वो वेलोसिटी कम कर ही नहीं सकता है, करेगा वेलोसिटी कम नीचे, और आपको लगता है कि बहुत स्पीड चला रहा है। बात समझ में आ रही है कुछ बात, क्योंकि भी का बात जैसी कम करेगा ना तो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स कम जाएगा, वो गिर जाएगा नीचे। जितना रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स चाहिए उसको सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए उतना नहीं मिलेगा। और उसी प्रकार से देखिएगा फिर धीरे धीरे वो अपनी स्पीड को कम करके नीचे आता है ना। तो ये उसकी मजबूरी है। कभी कभी आपको क्वेश्चन यहां से देता है, एक 1982 से अप टू डेट बिहार पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन बैंक कीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि बड़े वाहनों के स्टीयरिंग व्हील समझता है ना, अरे डील बोलो, बड़े वाहनों के स्टीयरिंग व्हील बड़े व्यास कैसा होना चाहिए, बड़े व्यास के, अधिक व्यास के, मतलब अधिक व्यास के, कम व्यास के। आप लोग देखे होंगे पुराना जो ट्रक उरक रहेगा, अब तो देखिए अब तो बहुत मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार आ गई। अब सब में आ गया पावर स्ट्रिंग। क्या गया? पावर स्ट्रिंग। पावर स्ट्रिंग करने का मतलब हुआ कि आपको पावर नहीं लगाना है, पावर उसमें खुद जनरेट होता है। पहले पुराना वाला जिसमें ट्रक, जिसमें पावर स्ट्रिंग नहीं दिया हुआ रहता था, तो उसमें देखिएगा ट्रक का चाहे बस का वो जो रहता था बहुत बड़ा रहता था। क्यों बड़ा रहता था? इसलिए बड़ा रहता था क्योंकि आर का मान जितना ज्यादा होगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उतना कम लगेगा। ड्राइवर को बोलने में क्या होगी? आसानी। ड्राइवर को बोलने में क्या होगी? आसानी होगी। अगर आर का मान कम रहेगा तो उसको क्या होगा? फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। तो अब तो खैर वैसा कोई बात ना रहे, अब तो सब गाड़ियों में पावर स्ट्रिंग है। अब वो थोड़ा सा करेगा तुरंत भूल जाता है, तो इसलिए अब ट्रकों वाला लहरिया कर चला लेता है। पहले पुराना ट्रक देखिए ना, ट्रक या ट्रैक्टर को बोरी में हालत खराब हो जाता था। अभी कभी कभी देखते हैं बाजार समिति में केला लेके आता है, पुराना ट्रक ले आता है, ओकरा बेचारा घुमावे में इतना हालत खराब होता है कि मत पूछिए, पूरा हाथ पे जोर पड़ता है उसको। तो बहुत सारी चीजों पर ये निर्भर आपको करेगा, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए कहिएगा सर यहां पर ये क्यों पढ़ा है? यहां पर आपको पढ़ने का एक है कक्षीय वेग। क्या पढ़ने का है? कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बाबू? ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको लिख लिए। अगर वेलोसिटी दुगुना करेंगे तो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स 4 गुना, v का स्क्वायर है ना जी, v को दुगुना करेंगे तो 2v का स्क्वायर मतलब कितना? 4 गुना। ऐसा क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। सेंटीमीटर फोर्स समझ गया ना? F बराबर mv स्क्वायर बटे
आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको एक टॉपिक पढ़ने का है, कक्षीय वेग और ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्योंकि ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहां पर एक पढ़ने का है कक्षीय वेग। कक्षीय वेग का कहने का मतलब हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय वेग मतलब किसी भी पिंड के कक्षा की वेग, मतलब किस वेलोसिटी से वो परिक्रमा करता है, कक्षीय। तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन कह सकते हैं कि कोई भी पिंड किसी ग्रह या उपग्रह के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाते हैं उसे उस पिंड का क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग। लिखिए, कह सकते हैं कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु या पिंड, कोई पिंड मतलब समझता है ना, ऑब्जेक्ट हो गया, पार्टिकल्स। कोई भी पिंड किसी ग्रह, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ग्रह होगा, किसी ग्रह या उपग्रह या सैटेलाइट, किसी ग्रह या उपग्रह के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाते हैं, जिस वेग से चक्कर लगाते हैं, उसे उस पिंड का या वस्तु का, जो कह सकते, उसे उस पिंड का क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी इंग्लिश में बोला जाता है, VO से डिनोट करते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। अब देखो, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी को। कक्षीय वेग मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम लोग मान लेते हैं चलिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई पिंड जो है मान लेते हैं ये पिंड है, यहां पर इसका मास कितना है, कैपिटल M। कितना मास है, कैपिटल M, और त्रिज्या कितना है, R। ठीक है, और M मास की वस्तु कितना वेग से, V0 वेग से ये चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ये कोई ग्रह या उपग्रह है, कोई भी ग्रह उपग्रह हो सकता है, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, किसी भी। अब इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। याद करो, इसकी त्रिज्या R है, इस पे दो प्रकार का फोर्स लगेगा। F का मान दो तरह से लिख सकते हैं हम लोग। एक चीज लिख सकते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। न्यूटन के मान सकते हैं कि मान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्या, माना कि M द्रव्यमान, सुन लो, माना कि M द्रव्यमान का कोई पिंड, कैपिटल M द्रव्यमान, कोई पिंड कैपिटल M द्रव्यमान तथा कैपिटल R त्रिज्या वाले किसी ग्रह के चारों ओर कितना, किसी ग्रह के चारों ओर V0 वेग से, कितना, V0 वेग से क्या कर रहे हैं, V0 वेग से चक्कर लगा रहे हैं। अब यही V0 आपको निकालना है। तो हम लोग कह सकते, लगा रहे हैं तो हम लोग कह सकते, क्या कह सकते, हम लोग दो चीजें, फोर्स लगेगा दोनों के बीच। एक लगेगा क्या, F बराबर हम लोग लिख सकते हैं FV0 स्क्वायर बटे कितना R। कैसे भाई, अभिकेंद्री बल से, अभिकेंद्री बल बताए, अभिकेंद्री बल से है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स से इस पे फोर्स लगेगा F बराबर कितना, FV0 स्क्वायर बटे कितना R, FV0 स्क्वायर बटे R। कैपिटल R था ना, यहाँ पर कैपिटल R दीजिए। तथा एक और देखो, और एक F बराबर हम लोग लिख सकते हैं G F1 M2, F1 यहाँ पर स्मॉल m, M2 कैपिटल M, G MM बटे कितना R स्क्वायर।
किससे भाई? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, सार्वत्रिक नियम से। क्या सही है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, सही है। अब दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से, सोच के देखो, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन कितना 1 एंड 2, 1 एंड 2 से वी गेट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं क्या? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड एम वी नोट स्क्वायर बटे आर बराबर आ गया कितना जी, है ना, जी एम एम अब बटे कितना आर स्क्वायर। देखो भाई बहुत अच्छा रिजल्ट एक आने वाला है। यहां पर एम से एम कैंसिल होगा, एम से एम कैंसिल हो गया, ये एक आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा मेरा वी नोट स्क्वायर बराबर जी एम अब बटे कितना आर, जी एम बटे आर। एक उपाय और देखो हम लोग कर सकते हैं, चूंकि हम लोग जी बराबर पढ़े थे जी एम बटे कितना आर स्क्वायर, ध्यान देना। तो बताओ एक जी आर बराबर जी एम बटे आर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जी एम बटे आर को स्मॉल जी आर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वी नोट स्क्वायर बराबर आया कितना बराबर, वी नोट स्क्वायर बराबर, तो अगर वी नोट बराबर कहेगा कितना बराबर, वी नोट बराबर, देखो यही एक्सप्रेशन आया, या तो लिख दो जी एम बटे आर का क्या रूट, है ना, या स्मॉल जी आर का रूट, यही आ जाएगा मेरा क्या वी नोट, यही आ जाएगा मेरा क्या वी नोट मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। इससे क्या होगा, हम किसी भी ग्रह का कक्षीय वेग निकाल सकते हैं। जैसे पृथ्वी का कक्षीय वेग निकालना है कि पृथ्वी का ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई वस्तु घूमेगी तो किस वेग से घूमेगी, तो पृथ्वी का मास, पृथ्वी का त्रिज्या रख दीजिए, निकल जाएगा। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसी पिंड के कक्षीय वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर किया, अरे वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर किया, एम एम कट गया रे, स्मॉल एम किसको माने थे, वस्तु के द्रव्यमान को, स्मॉल एम मैंने किसको माना था, वस्तु के द्रव्यमान को। देखो भाई स्मॉल एम मैंने किसको माना था, वस्तु के द्रव्यमान को, स्मॉल एम नहीं दे रहा एक्सप्रेशन में। हम ये भी कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है कि किसी वस्तु या पिंड के कक्षीय वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान से क्या होता है, स्वतंत्र। क्लियर? जल्दी लिखिए, वी नोट बराबर आ गया कैपिटल जी एम बटे आर का रूट या स्मॉल जी आर। लिखिए प्लाइड वेग, उसके बाद बताते हैं एस्केप वेलोसिटी। अरे भाई ड्राइवेशन के साथ में आपको निकाल दिया, ठीक ना। वी नोट बराबर कैपिटल जी एम बटे आर का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, आगे बढ़े। चलिए नोट करके एक पॉइंट लिख दीजिए, नोट करके एक पॉइंट, नोट करके एक पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं कि कक्षीय वेग का मान, कक्षीय वेग मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नोट, कक्षीय वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान से या पिंड, वस्तु या पिंड कह सकते हैं का मान वस्तु का मान वस्तु या पिंड, वस्तु या पिंड
के द्रव्यमान से, वस्तु या पिंड के द्रव्यमान से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। अर्थात वस्तु या पिंड के द्रव्यमान पर, वस्तु या पिंड के द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पलायन वेग। क्या पढ़ेंगे? पलायन वेग। नाम सुना है तुम लोग? कितने लोग नाम सुने पलायन वेग का? चलिए, इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बाबू? एस्केप वेलोसिटी। पूछता भी है कभी कभी कि पृथ्वी सतह पर पलायन वेग का बाद क्या होता है? 11.2 मीटर पर सेकेंड। गलत हो गया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यूनिट पर ख्याल रखिए, है ना? आप डाटा सिर्फ याद रखे हुए, यूनिट नहीं। बात समझे ना? हाँ, यूनिट पर बहुत ध्यान रखना है। चलिए, कम से कम डाटा तो याद रख ले हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड लिख दिया तो हो जाएगा तो हालत खराब। ले भाई, अब कहेगा क्या कि अब टोटल बनाइए का है सर, अब फेल कर गए। नहीं, चलो तो अगला आप लोग लिखेंगे पलायन वेग। देखो पलायन वेग क्या है, नाम से स्पष्ट है, पलायन वेग। इंग्लिश में बोलते हैं स्केप। भागता है स्केप, स्केप वेलोसिटी। पलायन वेग मतलब स्केप वेलोसिटी। देखिए पलायन वेग किसको कहते हैं, स्केप वेलोसिटी क्या है? कहता है, देखिए क्या पलायन वेग किसको कहते हैं? वह न्यूनतम वेग जितना किसी वस्तु को देने पर, वह न्यूनतम वेग जितना किसी वस्तु को देने पर वो पुनः उस ग्रह पर या उपग्रह पे लौट कर नहीं है। पृथ्वी बोलना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर पृथ्वी का बोलेगा तो पृथ्वी का पलायन वेग कहलाएगा। वह न्यूनतम वेग जितना किसी वस्तु को, वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को देने पर, या वह न्यूनतम वेग जितना से किसी वस्तु को किसी ग्रह या उपग्रह से फेंकने पर पुनः उसकी सतह पे लौटकर ना, वो उस ग्रह या उपग्रह का पलायन वेग कहलाता है। बात समझ में आया? जैसे सुनो, किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर पृथ्वी सतह से फेंकते हैं, वो नीचे क्यों आ जाता है? पृथ्वी के ग्रेविटी फील्ड के कारण, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का बल घटते जाता है। अरे ना, जी का बल घटता है, गुरुत्वाकर्षण बल का बल घटता है। तो एक ऐसा तो होगा कि जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बल 0 हो जाएगा। अगर उसके रेंज से अगर वो वस्तु पार कर गई तो क्या वो लौट के आएगी? बात समझ में आया? वही वेग को अब सवाल है कि कितना वेलोसिटी दे कि वो पृथ्वी के ग्रेविटी फील्ड से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। पृथ्वी के ग्रेविटी फील्ड से बाहर हो जाएगा तो वो पृथ्वी के सतह पर पूरा लौटकर नहीं आए, वो पृथ्वी के सतह का पलायन वेग होगा। चंद्रमा के सतह का पलायन वेग अलग होता है। मंगल ग्रह से बात करेंगे तो उसका क्या होगा, अलग होगा। तो यहां पर देखिए वही लिखा कहता है, वह न्यूनतम वेग, लिखिए न्यूनतम मतलब मिनिमम, वह न्यूनतम वेग जितना से
वह न्यूनतम वेग जितना से किसी वस्तु को, जितना से किसी वस्तु या पिंड को, किसी वस्तु या पिंड को किसी ग्रह या उपग्रह से, किसी ग्रह या उपग्रह के सतह से फेंकने पर, फेंकना मतलब थ्रो करना, से फेंकने पर पुनः उस ग्रह या उपग्रह के, या पुनः उसकी सतह पर लौट कर ना आए, ना आए, है ना, उस ग्रह या उपग्रह के सतह का क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग कहलाता है। एस्केप वेलोसिटी ही से डिनोट करते हैं, पलायन वेग कहलाता है। अब अगर पृथ्वी की बात करेगा, जिसे कहेगा पृथ्वी सतह का पलायन वेग क्या, तो पृथ्वी के सतह से किसी वस्तु को वह न्यूनतम वेग जितना पृथ्वी के सतह से किसी वस्तु को फेंकने पर पुनः पृथ्वी के सतह पर नया है। इसका एक्सप्रेशन जो होता है पलायन वेग का, जो मान होता है पलायन वेग का, देखो पलायन वेग का जो वैल्यू होता है ना, अर्थात देखो ये पलायन वेग का जो मान आता है, एस्केप वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं पलायन वेग, VE, क्या बाबू? V ये होता है 2gf/r का रूट, या इसी को लिखते हैं 2gr, या क्या लिखेंगे? 2gr। इंग्लिश में बोलेंगे एस्केप। एस्केप मतलब होता है भाग जाना, एस्केप वेलोसिटी, यही वैल्यू होता है। और ये आप ध्यान में रखिएगा, पलायन वेग के भी एक्सप्रेशन में कहीं स्मॉल m आया नहीं आया? कितना बार क्वेश्चन पूछे हुए कि पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। या पहले निकाल लेते हैं। जैसे सुनिए, अगर बोलेगा एग्जाम्पल के तौर पर कि लिख लिया ना है? अगर आपसे बोलेगा पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग, जो कि आप रट्टा मारे हुए ना रट्टा, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देते हैं क्या भाई? एग्जाम्पल के तौर पर तारा पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग का मान हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं पृथ्वी के सतह पर। तो बता, पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या और जी का मान हम लोग यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं जी अर्थ का मान कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? 9.8 ही रख सकते, 9.8 ही रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 81 का है तुम अथी करेगा। 9.8 मीटर कितना? पर सेकेंड स्क्वायर। और आर अर्थ, रेडियस अर्थ का पढ़ाए थे 6400 किलोमीटर, याद है? या 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर, 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर पढ़े थे ना। अब पृथ्वी के सतह पर, इसलिए है ना, पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग, पृथ्वी के सतह पर अगर बोलेगा पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, देखो मैं आपको है ना VE क्या पढ़ेंगे? 2gr ना, 2gr का कितना? रूट। 2gr मतलब हो गया 2g का मान अर्थ सरफेस पे 9.8, r का मान 6.4 गुने 10 के पावर 6। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कीजिएगा। 98 दूना कितना होता है? 196। अरे 196 आइए हो जाएगा 64, 2 शून्य को एडजस्ट कीजिए 10 के पावर 4,
क्या मैं सही बोला? अरे 2 गो सुनना ही नीचे आएगा, वो कट गया। समझा सब लोग कैलकुलेशन? 196 का रूट बोलना 14, इसका कितना 8, इसका कितना 10 के पावर 2। ये क्या आया? मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया? कोई कहेगा बच्चा मीटर पर सेकेंड क्यों आया सर? क्योंकि सभी यूनिट एसआई में रखे थे। अरे सम्मान एसआई में रखे, मीटर पर सेकेंड है। अगर इसको किलोमीटर में, अगर इसको किलोमीटर में बदलना है तो हम लोग 10 के पावर 3 से क्या करेंगे? भगा देंगे। 14 थी 112 गुने 10 के पावर 2 बटे 10 के पावर 3 जैसी किए, ये आ गया किलोमीटर पर सेकेंड। अब सोच लो, ये आ गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यूनिट का बहुत ख्याल रखना है, समझ रहा है? मामूली वेलोसिटी आया है। बोलने का तो बोल देगा, वो कहावत है चमड़ा का मुंह, कुछ भी बोल देगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको पढ़ने में 1 सेकेंड से ज्यादा लग जाएगा और उतना में 11.2 किलोमीटर वो चल जाएगा। 11.2 किलोमीटर, समझ रहा है? यहां से चल जाएगा कुर्जी 1 सेकेंड। उतना वेलोसिटी से अगर किसी वस्तु को हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंक देंगे ना, चल गया, पुनः लौट के नहीं है। लेकिन मामूली वेलोसिटी नहीं है, उतना आप दीजिएगा तब तो। जैसे कहता होगा, तुम लोग सुनता होगा, अंतरिक्ष में रॉकेट अथी उपग्रह को छोड़ा गया। अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ता है ना, वहां के इंफॉर्मेशन के लिए या वगैरह वगैरह, सैटेलाइट छोड़ता है ना रे। कैसे छोड़ता है? कैसे छोड़ता है? वो रॉकेट से ले जाके छोड़ता है, बहुत ऊंचाई पर ले जाके। पृथ्वी सतह से तो इतना वेलोसिटी देना संभव है ही नहीं। नहीं कहता रॉकेट लॉन्चर आता है, सुना होगा ना? तो ये पृथ्वी सतह पर याद रखिएगा यूनिट के साथ कि पृथ्वी सतह पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अतः हम लोग यहां लिख देते, लोग घेरा बना के लिख देते, अतः पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह कहा जा रहा तुरे? मतलब हमारा पढ़ावे में कोई एक प्यास लग गलो, कान से सुने में एक प्यास लग जाता है, और हम मुंह से बोल रहे हैं तो हमारा प्यास नहीं लगता है। देख रहा है, हम लोग लगे ले आना था। अतः पृथ्वी सतह पर पलायन वेग का मान जो होगा वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एकदम यूनिट के साथ आपको याद रखना है। क्लियर? उसी प्रकार से हम चंद्रमा के सतह पर भी निकाल सकते हैं। देखिए अब निकाल के दिखाते हैं। लिखा रहे, जल्दी करो, थोड़ा सा रिलेशन भी बताना है। 2 घंटा मन से पढ़ाना पड़ता है भाई, डिटेल्स क्या बोले, अनो ढंग से नहीं खाए। क्लास हो गया, जल्दी जल्दी चला है। सुबह लंच लाए हैं तो उधैले है, कुछ काम था घर चल गए, घर में थोड़ा सा खाना खाए, आने वक्त लेट हो रहा था। क्लास इंपॉर्टेंट, जाएंगे तो चलेगा, एनर्जी गड़बड़ा जाता है। चलिए अच्छा, जरी मनी फैट कम जाएगा, एनर्जी बर्न होगा ना? नहीं, कहां से एनर्जी लेगा शरीर? एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देखो। अगर मैं चंद्रमा के सतह पर निकालना चाहूंगा पलायन वेग का मान, चंद्रमा के सतह पर पलायन वेग, चंद्रमा के सतह पर पलायन वेग का मान, देखो चंद्रमा के सतह पर भी हम लोग किसी का, जहां पे जानेंगे हम कैलकुलेट कर, हम लोग चूंकि जानते हैं जी मून पढ़ाए थे। अरे ऑफिस में पानी नहीं था, चल रहा है, बैठो बैठो बैठो। अब
10 मिनट के बातें। जी मून का वैल्यू 1 पॉइंट कितना था, 63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही था, निकाले थे जी मून। एंड जी अर्थ भी हम लोग जानते हैं, जी अर्थ, सॉरी जी जी नहीं आर, देखो दिमाग डिस्टर्ब होता है तो फिर कुछ लिखा लगता है। आर मून, रेडियस मून का कितना पड़े था, 1740 किलोमीटर, तुमको याद नहीं है, समझ रहे हैं, 1.74 गुने 10 के पावर 6 मीटर, यही पढ़े थे। हेलो, अब अगर भी निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, भी मतलब एस्केप वेलोसिटी, क्या बाबू, एस्केप वेलोसिटी, इसलिए वी बराबर वो हो जाएगा 2GR का कितना रूट, यहां पर हो जाएगा 2G का वैल्यू कितना 1.63, आइए 1.74 गुने 10 के पावर कितना 6, इसका कितना रूट। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऐसे कर सकते हैं, आपको इच्छा है तो कर सकते हैं, 2.37 आता है। इसको आप कैलकुलेशन, पहले आएगा मीटर पर सेकेंड में, फिर किलोमीटर, इसको कैलकुलेशन करने के बाद 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। अतः चंद्रमा के सतह पर, आप घर पे देखिएगा कैलकुलेशन करके, नहीं आएगा तो फिर आपसे मिलिएगा। चंद्रमा के सतह पर, मून सरफेस पर, चंद्रमा के सतह पर, है ना, चंद्रमा के सतह पर पलायन वेग का मान जो होता है, पलायन वेग, पलायन वेग का जो मान होता है कितना होता है भाई, है ना, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, चंद्रमा के सतह पर पलायन वेग। देखो एक्सप्रेशन से यही ना फायदा है कि जिसके सतह पर बोलेगा हम वहां पर पलायन वेग को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नोट करके 2 पॉइंट लिखना है। क्लियर, आगे बढ़े, याद रहेगा, पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा के सतह पर पलायन वेग, हाँ दोनों याद रखना, नोट का जो पॉइंट है उसको भी ध्यान में रखना। पहला पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा हुआ है बिहार पॉलिटेक्निक में। पहला हम लोग देख रहे हैं कि पलायन वेग का मान, पलायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी वीई, पलायन वेग के एक्सप्रेशन में कहीं पर स्मॉल एम आया है, नहीं आया है, स्मॉल एम ही होता है वस्तु का द्रव्यमान, मतलब पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कितना वो मास का हो, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से पृथ्वी सतह से फेंकिएगा ना तो वो पूरा लौट कर, आपको भी अब फेंक देंगे 11.2 से तो पूरा लौट के नहीं, मास पे निर्भर नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ठीक है ना। तो पलायन वेग का मान आप लिखिएगा, पलायन वेग का मान वस्तु या पिंड कह सकते हैं, वस्तु या पिंड के द्रव्यमान, वस्तु या पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है, अर्थात इसका कहने का मतलब, अर्थात वस्तु या पिंड के, वस्तु या पिंड के द्रव्यमान पर, वस्तु या पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं। क्लियर है, चलिए दूसरा बात है, कभी कभी एक चीज पूछता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों, पलायन वेग का मान कम होने पर, मतलब चंद्रमा के सतह पर, चंद्रमा के सतह पर पलायन वेग का मान, पर पलायन वेग का मान कम होने के कारण, पलायन वेग का मान कम होने के कारण, कम होने के कारण क्या है,
वायुमंडल नहीं है। कम होने के कारण वायुमंडल, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। चलिए, एक टॉपिक और है, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। मतलब कक्षीय वेग और पलायन वेग में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है ना, उसको मैं बताने जा रहा हूं। ऊपर करें इसको, दोनों पॉइंट याद रहेगा ना। यहां लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन बिटवीन रिलेशन बिटवीन स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी मतलब VE एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहले ही बोर्ड पर लिखने में ना बड़ा अनस लगता था, अब तो बड़ा मजा आ रहा है। अब तो व्हाइट बोर्ड पर नीचे जाते पढ़ाने तो लगता है मार्कर छोटा है, तो अजीबे लगता है। इंक भरो, इंक का इसमें इंक उंक का टेंशन बच गया। इलेक्ट्रिक लग रहा है कुछ नहीं 500 वाट के पैनल है, लाइट इतना। पलायन वेग मतलब VE, पलायन वेग और कक्षीय वेग, पलायन वेग और कक्षीय वेग जिसको हम लोग V नोट बोले थे, में संबंध या के बीच संबंध, के बीच संबंध। देखो दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है। लुसेंट में तुम पढ़ोगे, लुसेंट जो है, लुसेंट है ना, लुसेंट का नाम सब जानता है ना। लुसेंट के साइंस में पढ़ोगे, वहां पे डायरेक्ट लिख दिया है कि किसी पिंड के पलायन वेग का मान √2 गुना अर्थात लगभग 41.4% बढ़ा दिया जाए तो वो पिंड अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा। मतलब कोई वस्तु मान ली जाए पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी को उस √2 गुना कर दिया जाए, मतलब लगभग परसेंटेज में आता है 41.4%, तो अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। वो सेंटेंस लिखा हुआ है, अब देखिएगा। लेकिन वो कैसे आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो देखो ध्यान से कैसे आता है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं स्केप वेलोसिटी बराबर, स्केप वेलोसिटी पलायन वेग बराबर क्या जानते हैं, बोलो रे भाई। V बराबर क्या जानते रे, अभी ना पढ़े। V बराबर क्या पढ़े, 2GR, हाँ √2GR। हम लोग जो पढ़े पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख, हम लोग पढ़े क्या, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कक्षीय वेग, जिसको हम लोग V नोट बोले थे। क्या पढ़े थे, √GR सिर्फ पढ़े थे ये ना, हा? या GF/R, दोनों बातें क्या है। इसको लिखना है उसको लिखो लेते, उसको भी लिख सकता है। हम लोग पढ़े थे कितना, हाँ हाँ हाँ, GF/ कितना ये पढ़े। एंड स्केप वेलोसिटी बराबर, स्केप, स्केप वेलोसिटी, स्केप मतलब पलायन वेग, VE बराबर क्या पर है 2GF अब बटे कितना R का रूट, यही पढ़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको भाई लिख सकता, इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो ये VE बराबर, इसको लिख सकते हैं √2 अब मल्टीप्लाई GF बटे कितना R का रूट, लिख सकते हैं।
क्या हो जाएगा, ये VE बराबर √2 V डॉट आ गया। यही रिलेशन होता है। V जो होता है √2 का कितना V डॉट का कितना गुना, √2 गुना। मतलब हम लोग कह सकते हैं हेल्स, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि स्केप वेलोसिटी पलायन वेग का जो मान होता है, स्केप वेलोसिटी पलायन वेग का जो मान होता है √2 गुना, स्केप वेलोसिटी ने बोले, स्केप वेलोसिटी मतलब VE का मान √2 गुना ऑर्बिटल, √2 गुना क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कितना, V डॉट। नहीं, यही रिलेशन होता है, याद रखिएगा। V बराबर कितना, √2 V डॉट। याद रहेगा, यही दोनों के बीच रिलेशन है। आज बहुत बफरिंग हो रहा है सर, बफरिंग हो रहा है तो हम क्या करें, ये हमारे हाथ में नहीं है, इसी द टेक्निकल इश्यू। याद रहेगा ना, V बराबर √2 V डॉट। आप देखिए एक चीज और लिखना है, लिखे थे ना, नहीं लिखा था, नहीं नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं। देखो नोट करके क्या लिखते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि किसी का लेट ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कक्षीय वेग, मान लेते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी V डॉट है। तब बताइए स्केप वेलोसिटी क्या होगा, अरे बताओ स्केप वेलोसिटी क्या होगा, स्केप वेलोसिटी क्या होगा, √2 V डॉट होगा। और अब बताओ किसी वस्तु को स्केप करने के लिए वेलोसिटी कितना चाहिए, √2 V डॉट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि, इंक्रीमेंट इन ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कक्षीय वेग में वृद्धि कितना का होगा, √2 V डॉट। अब माइनस कितना, V डॉट, इसको लिख सकते हैं √2 - 1 इंटू V डॉट। इतने का ना वृद्धि हुआ। परसेंटेज इंक्रीमेंट अगर कहेगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट, देखना भाई स्पेलिंग अगर गलत होगा तो बोल देना। इन ऑर्बिटल वेलोसिटी, परसेंटेज वृद्धि समझता है क्या पर है, परसेंटेज वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100 अब बटे क्या, इनिशियल, वृद्धि गुने 100 अब बटे क्या, इनिशियल। प्रतिशत वृद्धि बराबर, ये पढ़ा रहे बचपन में पढ़ा होगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या पढ़ा होगा, वृद्धि गुने 100 बटे इनिशियल, V डॉट कैंसिल, क्या आ गया सोचो, √2 मतलब 1.414 - 1 मल्टीप्लाई 100 मतलब हो जाएगा 41.4%। कैलकुलेट करके मैंने ला दिया। अतः इसका कहने का मतलब हुआ, अतः किसी पिंड के, एकदम ध्यान रखना, अतः किसी पिंड के कक्षीय वेग को, कक्षीय वेग मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी को, अगर किसी पिंड के कक्षीय वेग को कई गुना, √2 गुना अर्थात 41.4% की वृद्धि कर दी जाए तो वह पिंड अपनी कक्षा छोड़कर क्या करेगा, पलायन कर जाएगा, छोड़कर पलायन कर जाएगा। क्लियर, वह पिंड अपनी कक्षा छोड़कर क्या कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। चलिए भाई, सेवा समाप्त है आज का, पूरा ग्रेविटेशन मैंने पढ़ा दिया। आपका बहुत सारा क्वेश्चंस भी है इस पर, क्या बोलते हैं, कल आप
केमिस्ट्री थोड़ा सा स्टॉप मार दीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक हो गया, पढ़ाएंगे सर के लिए पढ़ाएंगे। कल मैथ लेके आइएगा, क्या लेके आइएगा? मैथ, समझ गया ना? मैथ में लॉगरिथम पढ़ाएंगे, लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ा दिए थे ना, क्वेश्चन बनाए आप लोग, बन गया क्वेश्चन की और बचा हुआ है। अच्छा जो नहीं बनाए वो हम कर देंगे, ठीक है ना, बाकी लॉगरिथम पढ़ाएंगे। आज की सेवा इतना ही तक समाप्त। हाँ ग्रेविटेशन आपका समाप्त हो गया।